दोस्तों नमस्कार। आज मैं हमारा जो ये एसएफएम का पेपर था कल का, नवंबर 3 का जो एग्जाम हुआ था, एसएफएम सीए फाइनल के एग्जाम का, उसके पेपर का रिव्यू कर रहा हूं मैं। तो आज बच्चों ये जो पेपर था मेरे हिसाब से तो काफी इजी पेपर था। थोड़े क्वेश्चन थे इधर उधर के, थोड़े जो स्लाइटली टफ कह सकते हो, लेकिन इतने भी टफ नहीं थे एक्चुअली। एक नोटिस करने की बात यह है कि काफी सारे क्वेश्चन जो थे वो इधर डायरेक्टली मटेरियल से आए थे जो हमने क्लास में पढ़ाया था, या फिर ऑलमोस्ट सेम, मतलब नंबर्स थोड़े इधर उधर चेंज कर रहे हैं, या फिर थोड़ा एक एडिशनल क्वेश्चन ऐड जो किया गया होगा, सब क्वेश्चन ऐड किया गया, ऐसे ही क्वेश्चन है। इसके अलावा काफी इजी पेपर था, काफी इजी पेपर था। तो चलिए दोस्तों एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या है और कैसे थे। तो फर्स्ट वाला जो ये क्वेश्चन था ये एमएनडे चैप्टर से है, और ये हमने क्लास में जो किया था ये क्वेश्चन नंबर 66 था। और ये आईसीए प्रैक्टिस मैनुअल, पुराने प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन था। मैंने क्लास में ये से काफी ऐसे सारे क्वेश्चन कराए थे जो मुझे जो इम्पोर्टेंट थे और जो मैं मेरे हिसाब से जो बच्चों को सीखना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल है एक्चुअली, ये डिटो डिटो क्वेश्चन है, इसमें नंबर्स भी कुछ चेंज नहीं किया गया है। सो अदर ये अगर आप ये देखोगे इसमें लास्ट पार्ट जो है, सेकंड पॉइंट, ये एक छोटा सा एक नया चीज है जो इन्होंने पूछा है। बट अगर आपके आपके पास पिछले पांचों सब पॉइंट्स के आंसर हैं तो ये सेकंड पॉइंट का भी आपके पास आंसर आना चाहिए। ठीक है। दूसरा पार्ट बी में क्वेश्चन जो है वो है कॉर्पोरेट वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी एक्चुअली वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 12 जो हमने क्लास में किया था। और ये क्वेश्चन भी स्टडी मटेरियल से डायरेक्टली लिया गया है, और इसमें सिवाय एक दो नंबर के बाकी सब एक्चुअली डिटो डिटो ही था। ठीक है, और इसमें कोई एक्चुअली कोई डिफिकल्टी नहीं थी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। फिर ये आया क्वेश्चन थियरी क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट से हैं, और ये क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन। तो इसमें ये क्वेश्चन थियरी का जो पार्ट था एएलएम का, जो मैंने क्लास में पढ़ाया था कि अब अगर आपके पास लायबिलिटीज हैं और एसेट्स हैं तो आप ये इंश्योर करना चाहेंगे कि लायबिलिटीज का जो भी ड्यूरेशन रहेगा वो एसेट्स के ड्यूरेशन से मैच होगा, ताकि जब भी आपको लायबिलिटी मीट करने की जरूरत पड़ेगी तब आप उस वक्त आपके पास वो एसेट रहेगा, या एसेट आपको लिक्विड होके आपके हाथ में आएगा, जिससे आप आपका लायबिलिटी चुका सकते हो। ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया था। ये थोड़ा एक स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन अगर आप हमारे क्लास जो है, जो हमने वन फील्ड में क्लास पढ़ाया है, उसमें अगर आप ध्यान से सुनते तो इसमें मेरे ख्याल से आपको आराम से 2 या 3 लाइन आराम से इसके बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको नेपाल देखते ही आपको चमकना चाहिए होगा, क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम किया था क्लास में इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में। ये इलस्ट्रेशन 10 का है। ये डिटो डिटो नहीं, इसमें थोड़े चेंजेस हैं, थोड़े नंबर्स ऊपर नीचे किए गए हैं या फिर थोड़े नंबर्स बदल दिए गए हैं, बट स्टडी मटेरियल में यही क्वेश्चन एक एक्चुअली दिखाया, वहीं से उठाया गया है। और इंस्टीट्यूट जो है बहुत पिछले दोनों अटेम्प्ट से, मई 22 और ये नवंबर 22 का, भी जब भी आप पेपर देखोगे आपको देखते ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये लोग काफी सारे क्वेश्चन जो है स्टडी मटेरियल से ले रहे हैं या फिर पास पेपर से ले रहे हैं। और स्पेशली पिछले अटेम्प्ट में तो एटलीस्ट 80% मार्क्स जो थे वो हमारे डायरेक्टली हमने पूरे क्लास में सॉल्व किया था, और इस बार करीबन 60 to 70 मार्क्स डायरेक्टली हमने क्लास में सॉल्व किया है, सिवाय कुछ क्वेश्चन के जो नए थे। बट वो भी अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया ना, तो आप आराम से वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ये है फॉरेक्स का क्वेश्चन, ये हमने सॉल्व किया था इलस्ट्रेशन 40, ये भी स्टडी मटेरियल का था, और हमने क्लास में सॉल्व किया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इनफैक्ट अगर आप बच्चे थोड़े जो डर रहे थे कि वो कैंसलेशन फॉरवर्ड का, कैंसलेशन गेन लॉस या फेट ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाले अगर क्वेश्चन आएंगे तो फॉरेक्स में हम डर जाएंगे, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये इसमें सिर्फ नंबर बदले गए और कुछ नहीं था, ये स्टडी मटेरियल से डायरेक्ट ऐसे ही उठा गया है। ठीक है, फिर हुआ आया हेजिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क कैसे हेज करते हो? यू हेज इट बाय यूजिंग इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, देन यू कैन एंटर इनटू कैप्स, फ्लोर्स, कॉलर्स, एंड देन यू कैन डू सम काइंड ऑफ एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। ठीक है, हमने ये सब चीज एक्चुअली मैंने क्लास में आपको अच्छी तरह से पढ़ाया था। अगर आप वो सब क्लास में ध्यान से सुनते तो मेरे ख्याल से आप ये क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आया क्वेश्चन कौन सा है? ये है डेरिवेटिव चैप्टर से, और ये भी डिटो डिटो इलस्ट्रेशन 12 जो हमने क्लास में किया था, वही डिटो डिटो वही क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ बीटा को आपको पता करना पड़ेगा, बीटा क्या है, बीटा को कैसे रिड्यूस किया जाए बाय एंटरिंग इनटू सम निफ्टी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, या फिर बाय एडिंग रिस्क फ्री एसेट। यही बहुत बहुत ही सिंपल
क्वेश्चन में, इसमें भी कोई सोचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि ये टफ क्वेश्चन है करके, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिर इसमें ये जो लास्ट पार्ट जो है ना, फिफ्थ पार्ट, ये थोड़ा एग्जिस्टिंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 12 में नहीं था, बट लेकिन उन्होंने एग्जाम में ऐड किया, ऑब्वियसली आईसीआई है तो कुछ ना कुछ नया तो करना ही पड़ेगा उनको, तो इन लोगों ने ये लास्ट लाइन ऐड किया, ये भी बहुत ही आसान है। अगर आपके पिछले चारों क्वेश्चन का आपके पास आंसर है तो ये पांचवा सब पॉइंट है, उसका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ये है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्वेश्चन नंबर 77 का डिटो डिटो कॉपी है, नंबर्स ऑब्वियसली चेंज किए हैं बट क्वेश्चन स्ट्रक्चर सब कुछ सेम है। ओके, दोनों में कुछ फर्क ही नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें है कांस्टेंट रेशियो ना, कहाँ है ये, पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड्स, टोटल पोर्टफोलियो सो एंड सो, यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू ऑफ फॉलोइंग द कांस्टेंट रेशियो प्लान। तो आपको कांस्टेंट रेशियो प्लान और बाय एंड होल्ड का दोनों का एवेल्यूएशन करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन इन दिस, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और ये आया लास्ट वाला क्वेश्चन, मनी मार्केट हेजिंग। मनी मार्केट हेजिंग हमने कहा किया था, फॉरेक्स में किया था। फॉरेक्स में मनी मार्केट हेजिंग कैसे किया जाता है, मतलब कुछ बाय करते हो, सॉरी कुछ किसी को कहीं से लोन लेते हो, फिर कहीं पे इन्वेस्ट करते हो, जहां पे चीप है यू बोरो, वेयर इट इज कॉस्टली यू सेल। मैंने बहुत बड़ा एक टेबल के तरीके से आपको पढ़ाया था क्लास में, और मैंने अब हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिस्ट में भी मनी मार्केट एज के क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो अगर बच्चों, अगर आपने हमारा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो देखा होगा या फिर अगर आपने हमारे क्लासेस लिए हैं, तो मैंने ये सब बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए मैंने किया था क्लास में, और उनका तरीका भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 4A, ये है प्रैक्टिस में, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, और ये नया क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नाम तो लिखा है ऊपर म्यूचुअल फंड्स, लेकिन ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का है, क्योंकि इसमें वो शार्प रेशियो और टेनर रेशियो का पूछ रहे थे, वो फाइंड आउट करने के लिए वही था क्वेश्चन। और इसमें शार्प और टेनर कैसे फाइंड आउट करते हो, मैंने आपको बताया था कि टेनर इज टी फॉर बीटा, तो डिनोमिनेटर बीटा रहेगा, और शार्प रेशियो एस फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन, तो वो डिनोमिनेटर रहेगा। और यहाँ क्या दिया गया है, 3 साल के ये म्यूचुअल फंड ए के रिटर्न दिए गए हैं। तो 3 साल का जब आपके पास डेटा है तो क्या करोगे, आप तीनों का एवरेज बनाओगे, फिर तीनों का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालोगे, फिर उसमें से एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालोगे, आप एक्सपेक्टेड रिटर्न द क्या करोगे, आपके पास यहाँ पे नीचे कोरिलेशन ऑफ द मार्केट भी है, वो कोरिलेशन ऑफ द मार्केट लेके उसके साथ आप स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मार्केट लोगे, और क्योंकि वेरिएंस ऑलरेडी दिया गया है, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सिक्योरिटी भी लोगे, या फिर पोर्टफोलियो जो है वो भी लोगे, और बीटा फाइंड आउट करेंगे। बीटा फाइंड आउट करके उस हिसाब से आप एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। जो वो हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है वो भी। फिर इसके बाद आया क्वेश्चन है सरप्लस विच हैज टू बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर्स एंड इन्वेस्ट इन इक्वल अमाउंट इन ऑल सिक्योरिटीज। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। थोड़ा इलस्ट्रेशन नंबर 24 डिटो जो हमने क्लास में सॉल्व किया था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर से, वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, सिवाय ये लास्ट का जो पार्ट है जिसमें उन्होंने एक्चुअली एक और दो नए पॉइंट पूछे थे, बट वो नए पॉइंट भी बहुत ही आसान है, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कि क्योंकि उन्होंने बनाया कि मिनिमम ऑफ 20% ईच ऑफ दी सिक्योरिटीज, फिर कौन सा सिक्योरिटी चूज करोगे और उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या करेंगे उसके बारे में है, ठीक है। फिर उसका थियरी जो था वो है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सिक्योरिटेशन, ये भी डिस्कस किया था हमने क्लास में, और मैंने जहां तक मुझे याद है हमने बहुत क्लियरली डिस्कस किया था कि सिक्योरिटेशन कौन करता है, कैसे करता है, जब करते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, उसमें लिक्विडिटी के लिए करते हैं, बैलेंस शीट को इंप्रूव किया जाता है, रेशियोज इंप्रूव होते हैं, पैसे आते हैं, फिर लोगों को नए इन्वेस्टमेंट मिलते हैं, इसमें एक रेटिंग एजेंसी होता है, फिर एक इन्वेस्टर होता है। सो काफी चीजें हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, ठीक है। अगर आप उसमें से 4 या 5 पॉइंट भी लिखोगे ना, आपको मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर हुआ कौन सा, फिर नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, ये थोड़ा नया सा क्वेश्चन है, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर। सो जैसा मैं कह रहा था ना, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से काफी क्वेश्चंस आए हैं। अब पूरे पेपर का एनालिसिस देखेंगे लास्ट में तो आपको दिख जाएगा कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर से इन्होंने काफी क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। ये भी बहुत ही सिंपल है, इसमें भी 4 साल का डेटा दिया गया है, जैसे ही 4 साल देखते हो एवरेज बनाओ, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो, पता चल जाएगा कि क्या क्या है। उसके बाद क्या है, कंस्ट्रक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ पोर्टफोलियोज इन रिटर्न्स इफ ईच पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ एनी 2 कंपनीज। तो इसमें ए बी सी है, तो तीनों में से 2 को चुनना पड़ेगा, ए बी बी सी ए सी, फिर हो गए 3 पोर्टफोलियो। और इन्होंने क्या कहा, 2 कंपनी शेयर्स इन प्रोपोर्शन ऑफ 65 एंड 35, तो ए बी 65-35, ए बी 35-65, ऐसा पूरे हुए 6 पोर्टफोलियो। फिर उस 6 पोर्टफोलियो में कौन सा हाईएस्ट रिटर्न देगा, बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने डिफरेंट कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो उसका पोर्टफोलियो का बीटा क्या रहेगा, रिटर्न क्या रहेगा, उसके बारे में पूछा है। बहुत ही सिंपल है यार, ये पेपर था ना, जैसे मैं कह रहा हूँ काफी सिंपल था। अगर आप हमारे जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिए थे, या फिर अगर आप क्लास में जो प्रॉब्लम सॉल्व किए गए उन सबको आप ढंग से पढ़ के जाते, या ढंग से सुनते भी,
ना, तो आपको एक्चुअली एग्जाम में काफी काफी आसानी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, कौन सा क्वेश्चन है, ये बी है ना। तो ये तो एक्चुअली डिटो क्वेश्चन है यार, ये तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन बॉन्ड चैप्टर में, जो सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर में सेकंड पार्ट जो है, जो फिक्स्ड इनकम का बॉन्ड्स का, उस चैप्टर का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 30 में जो हमने क्लास में सॉल्व किया था। और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा जो बच्चों ने, जिन्होंने क्लास ढंग से अटेंड किया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर बी, 5B। फिर आएंगे 5C, बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग के बारे में मैंने क्लास में बताया था कि ये जो एंटरप्रेन्योर जो होता है, जब स्टार्टअप चालू करते हैं तो वो अपने पैरों पे खुद कैसे खड़े होते हैं, ताकि मतलब किसी से ना लोन लेंगे, किसी से वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा नहीं लेंगे, तो अब कैसे अपने आप बूटस्ट्रैपिंग करेंगे, मतलब खुद का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करेंगे, या फिर ट्रेड रेट लेंगे, या फिर फैक्टरिंग करेंगे, जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशन से जो पैसा बनता है उसी से कैसे बिजनेस को ग्रो करते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और इसमें इन लोगों ने पूछा भी है कि ट्रेड रेट कैसे यूज करते हो बूटस्ट्रैपिंग के लिए। बस जो आपको सप्लायर है उससे पूछो, भाई साहब मुझे 30 दिन का क्रेडिट दो, 60 दिन का क्रेडिट दो, जो भी क्रेडिट है क्रेडिट दो, बस वही है ट्रेड रेट यूज, हाउ इज इट यूज्ड इन बूट्स फर्म्स फॉर बूटस्ट्रैपिंग। फिर आएंगे लास्ट क्वेश्चन पे, ये थोड़ा नया सा क्वेश्चन है बट ये बहुत ही सिंपल है। ये बॉन्ड है एक, अभी 7 साल का उसका मैच्योरिटी है, 8% का कूपन है, और ये 2 साल पहले इश्यू किया गया था। इसका मतलब है अभी 5 साल बाकी है, तो 5 साल का बॉन्ड है, तो 5 साल के कैश फ्लोज रहेंगे। और इन क्या पूछ क्या रहे हैं इसमें, ये पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम प्राइस क्या दोगे बॉन्ड का। तो मैक्सिमम प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्काउंट करके कैश फ्लोस को डिस्काउंट करेंगे, किस रेट पे डिस्काउंट करेंगे। इनमें दो चीज दी है, एक बार क्या है, एक्सपेक्टिंग मिनिमम 9%, एक्सपेक्टिंग मिनिमम 7%। सो ये दोनों रेट से डिस्काउंट करो पता चल जाएगा। फिर इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ बॉन्ड इज 8.25, तो उस रेट से डिस्काउंट करो पता चलेगा। प्रेजेंट रेट ऑफ सिल्वर बॉन्ड इज 7.75, उस रेट से डिस्काउंट करो, वो पता चल जाएगा। द बॉन्ड्स आर अवेलेबल एट पार एंड 1% इज द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, व्हाट इज द इफेक्टिव यील्ड। तो आपको बस ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसमें और डीप नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि ये सिर्फ रिव्यू है, हम अलग से सब क्वेश्चंस को कवर करेंगे बाद में। लेकिन मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी, अगर लास्ट जो तीसरा पॉइंट है ना, ये सब पॉइंट, ये थोड़ा अगर आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, वरना बाकी पूरा बहुत ही सिंपल है। ठीक है, फिर आएंगे पार्ट बी में, क्या है, व्हाट इज सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल। ये दोनों हमारे फर्स्ट चैप्टर से हैं। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इज रिटर्न ऑन इक्विटी इनटू 1 माइनस इनटू योर रिटेंशन रेशियो और 1 माइनस डिविडेंड रेट, दैट इज व्हाट इट इज, है ना। और ये सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था, और लास्ट में कॉर्पोरेट वैल्यूएशन चैप्टर में भी इसके बारे में थोड़ा लिखा गया है। बट व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल, ये किसमें था, ये था हमारे वो फर्स्ट चैप्टर में, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव गुड क्वालिटी मैनेजमेंट, इट शुड हैव टाइड अप गुड प्रोडक्ट, इट शुड हैव रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, अगर अगर वो मैन्युफैक्चरिंग में है तो काफी सारे उसके रिलेटेड जो भी थे वो एस्पेक्ट्स कवर किए थे। दैट विल इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन रिमेन सस्टेनेबल। ओके, उनके पास एक विजन है, द मार्केट हैज मार्केट इज बिग इनफ, वाइड इनफ, देयर आर इट हैज सम स्ट्रांग पोजीशन इन द मार्केट, वो सब काफी था। सो ठीक है, वो हो गया उसके बारे में। फिर है लास्ट पॉइंट पे, लास्ट पार्ट 3 में ये है एक्चुअली इलस्ट्रेशन 11, सिक्योरिटी वैल्यूएशन जो हमने क्लास में किया था, उसका सिमिलर, वेरी वेरी सिमिलर सिक्योरिटी वैल्यूएशन इक्विटीज चैप्टर में, इसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, ये हो गया। फिर लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें चॉइस है ऑब्वियसली, ये है शॉर्ट नोट ऑन वीसी फंड और एक्सप्लेन एप्लीकेशंस ऑफ आर। तो वीसी फंड क्या है, मैंने क्लास में बताया था कि वीसी फंड एक पूल करता है फंड्स और उसको स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है। 3 से 10 साल का उसका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन होता है, और वो लोग मल्टीपल स्टेजेस में इन्वेस्ट करते हैं। वो उनका पिच डेक होता है, वो वहां जाके पिच करना पड़ता है, फिर वो दे सी द स्ट्रेंथ, दे सी द ग्रोथ, काफी सारे चीज हमने क्लास में डिस्कस किया था। और ये एप्लीकेशन ऑफ आर के क्या एप्लीकेशन है, management of risk, management of loss, limiting loss. It is used in banks, it is used in capital markets, it is used in equities. काफी it is when you're doing options and futures, when you're काफी सारे चीज डिस्कस किया था मैंने क्लास में। तो एक्चुअली मेरे हिसाब से ना दोस्तों, ये पेपर ना मॉडरेटली इजी, आई विल से, पूरा इजी नहीं बोलूंगा बट मॉडरेट, लार्जली इजी है, काफी 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 इजी पेपर है। आएंगे लास्ट में जो मैंने एनालिसिस बनाया है यहाँ आपके लिए। तो यहाँ सोचो दोस्तों, अगर आप देखोगे तो, एक मिनट, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 32 मार्क्स जो है थियरी, 32 मार्क का एक्चुअली 20 मार्क का एक पूछा जाता है, लेकिन इसमें मैंने जो ऑप्शंस हैं और एक 6 क्वेश्चन में एक्चुअली उन लोगों ने आधा प्रैक्टिकल और आधा थियरी पूछा है, तो वो सब मिला के 32 मार्क्स का थियरी आया है। ठीक है,
फिर काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं इधर डायरेक्टली फ्रॉम स्टडी मटेरियल हैं या फिर उस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो स्टडी मटेरियल में ऑलरेडी दिए गए हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पे भी मैंने हाईलाइट करके क्लियरली दिया है कि कौन से हमारे क्लास में जो जो भी क्वेश्चन है हमने क्लास में क्या सॉल्व किया है, उस क्वेश्चन का नंबर है, अगर वो स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल का मैंने रेफरेंस दिया है, और ये क्वेश्चन जो है जो एग्जाम में पूछा गया है। अगर हम नए क्वेश्चन देखें तो नए क्वेश्चन है 24 मार्क के नए क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन डिटो डिटो जो हमने क्लास में सॉल्व किया वो 8 मार्क के हैं, और 60 मार्क के क्वेश्चन है वो सिमिलर क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन सेम है लेकिन नंबर बदले हैं। सो ठीक है ना, तो अगर आप देखोगे तो 68 मार्क्स इज वेरी वेरी स्ट्रेट फ्रॉम व्हाट वी हैव डन इन द क्लास। ठीक है ना, तो आउट ऑफ 124 मार्क्स 68 मार्क्स इज दैट, एंड 32 मार्क्स जो है आपका थ्योरी का क्वेश्चन। ठीक है, सो ये था एनालिसिस दोस्तों। तो इसके बाद हम पूरे जो भी क्वेश्चन है इसमें जो नए क्वेश्चन है वो हम हमारे कोर्स में ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से ये एक कहना चाहता हूं कि अब आपका जो भी नेक्स्ट पेपर है उसका प्रिपरेशन आप चालू कर दें, और आप पूरा कंसंट्रेशन जो है आपके नेक्स्ट पेपर पे रखें। अगर ये वीडियो आप एग्जाम्स के बाद देख रहे हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ये वीडियो एग्जाम्स के दौरान देख रहे हो तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस पे ज्यादा ध्यान मत दें, और आप एक्चुअली आपका पूरा अटेंशन फोकस जो है वो आपके नए अगला जो भी एग्जाम है उसके ऊपर भी। ठीक है, चलिए ये हो गया था, ये हमारा SFM नवंबर 22 का पेपर एनालिसिस। फिर मिलते हैं दोस्तों।